बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is Gaurav Sharma and you're welcome here. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के हम लोगों ने वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के बना चुके हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को, उसके अलावा माइंड मैप बच्चों चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो लाइक एमसीक्यूज की ऑलरेडी आपके पास जो है वो कई सारे वीडियोस जो है वो बने हुए हैं। उसके अलावा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आपके आई बटन पे जाके आप क्लिक कीजिए बच्चों, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीजें बच्चों मिलने वाली है, और सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, हर एक चैप्टर की बच्चों, राइट। एंड उसके अलावा 2 मार्क्स वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज 3 मार्क्स वाइज फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर आपके प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं, आपके अपकमिंग बोर्ड्स में कैसे हेल्प करेंगे आपको, ये सारी चीजें बच्चों आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिप करने पे मिलने वाली है। तो चलिए अब बिगिन करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वैसे तो आप लोग इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को कई बार इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में भी करते हो, कुछ पैराग्राफ टाइप है ना, उसको पढ़ के हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे भी कुछ वही है, लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको उन पैराग्राफ से कई बार नहीं मिलते। ये चीज़ बस हमें ध्यान में रखनी है, और उसी को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। यू गो फॉर अ विजिट टू योर ग्रैंडमदर्स हाउस. You see that she keeps her house beautiful and green with lots of plants as well. She has a many potted plant inside and outside of the house. However, she complains that the plant kept in the drawing room are not keeping straight. उनकी कंप्लेन है, उन्होंने अपने घर को फूलों से प्लांट से सजाया हुआ बच्चों, उनकी लेकिन कंप्लेंट है कि जो ड्राइंग रूम वाला प्लांट है ना वो सीधा नहीं बढ़ रहा है। एंड ऑल द प्लांट्स वर बेंडिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, लेकिन सभी जो प्लांट्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो याद आ गया होगा बच्चों। प्लांट्स वर बेंडिंग इन वन डायरेक्शन ओनली बिकॉज शूट्स वर मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. शूट्स वर मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट, देखो अवे तो नहीं होगा बच्चों, शूट्स वर मूविंग टुवर्ड्स द हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल भी नहीं होगा यहाँ पे, एंड नन ऑफ देवर नहीं बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोट्रोपिज्म का नाम हम इसको देते हैं। फोटो का मतलब लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर वुड बी डेफिनेटली ए। तो सही जवाब हमें मिल गया है। अगले पॉइंट पे बढ़ते बच्चों, द प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस फिनोमिना। देखिए, हमने वैसे तो 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं बच्चों, लेकिन आपने जो अपने सिलेबस के अंदर पढ़े हैं वो सिर्फ 4 टाइप के ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन है। सो हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस फिनोमिना विच इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है हेल्प करता है बच्चों इसमें, अपने इस मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ऑक्सिन हार्मोन है। ग्राइंड्समा प्लांट्स आर शोइंग विच इज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। देखिए, हाइड्रो का मतलब है पानी, तो और ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, तो बेटा वाटर की तरफ तो कोई मूवमेंट कर नहीं रहा वो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, तो जियोट्रोपिज्म भी शो नहीं कर रहा। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स की तरफ कोई बैंड कर रहा हो, नहीं। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट की तरफ जो है बैंडिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पे, जनरली द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स, द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स इज ड्यू टू रेस्पॉन्स ऑफ व्हाट? Productivity, power of the soil, availability of water in the plant, gravity और all of the above। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है बच्चों दोनों तरीके से मूव करते हैं, दोनों तरह से मूव करते हैं, एक ग्रेविटी के ऊपर और एक ग्रेविटी की तरफ, यही होता है। तो यहाँ जनरली जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, कि जो अपवर्ड मूवमेंट है शूट के ऊपर की तरफ और रूट्स के नीचे की तरफ, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटी बच्चों, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटी। हम लोगों ने पढ़ा है इसको, इसे हम जियोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम जियोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट सवाल का जवाब यहाँ बन जाएगा। मैच द स्टिमुलस विद द करेक्टेड टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। बच्चों, लाइट के लिए क्या होता है?
फोटोट्रोपिज्म, बच्चों ग्रेविटी के लिए जियोट्रोपिज्म, केमिकल्स कीमोट्रोपिज्म, वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म, टच थिग्मोट्रोपिज्म। वेरी गुड। तो यानी कि अगर फर्स्ट का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, तो फर्स्ट का 3 किस में है, सिर्फ ए और बी में। तो हम यहाँ पे इन दोनों को तो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। ग्रेविटी का 4 होगा, दोनों में 4 है। केमिकल्स का 5 होगा, दोनों में 5 है। वाटर का हाइड्रोट्रोपिज्म 4 का 2 होगा, 4 का 2 बी वाले में है। एस को एलिमिनेट कर देते हैं। करेक्ट आंसर जो है बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी would be the correct answer here. All right. So here we have the next case study based question kids. शुरुआत करते हैं अपने अगले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की और देखते हैं किस तरह के सवाल यहां से बनते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Many children in a remote mountain village complains of swollen necks. कई बच्चे ऐसे हैं जो माउंटेन रीजन में रहते हैं और उनकी कंप्लेंट है स्वेलन नेक की। बच्चों आई होप कि आप लोग यहाँ से कई चीज़ें समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट रिकॉल होने स्टार्ट हो गए होंगे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्वेलन नेक कीप इंक्रीजिंग एवरी मंथ, हर मंथ बढ़ रहे हैं। अ विलेजर तुकाराम हु इज सुपरस्टिशियस, ठीक है, सुपरस्टिशियस है वो, एंड थिंक्स दैट द विलेज इज कर्स्ड बाय द डेविल। ओके, कोई डेविल है भाई विलेज में जिसकी वजह से नेक जो है वो स्वेलन देखने को मिल रही है। मुकेश अनदर विलेजर हु थिंक्स इट एज अ डिजीज सजेस्ट कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर that based on the given information answer the following question. Here we have some question बच्चों। तो गांव में समस्या आ गई है, एक कहते हैं कि किसी दैत्य का साया है गांव में और दूसरे कहते हैं कि किसी बीमारी से लोग सफर हो रहे हैं जो कि हर मंथ बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू who was right? Maybe the मुकेश is right बच्चों। तो आप लोग इस डिजीज के बारे में भी जानते हैं और ये डिजीज जो है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द swollen neck of the young children in the village? बच्चों हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से ये गॉइटर नाम की बीमारी जो है वो बन जाती है। अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पैराग्राफ में नहीं मिली, लेकिन जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस डिजीज को लेके, इन हॉर्मोन्स को लेके, वही इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि उस पैराग्राफ के अलावा आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ जो लैक ऑफ आयोडीन डाइट होगा बच्चों, हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी की वजह से ये समस्या देखने को मिलेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। swollen necks are the symptoms of which disease? यहां कौन सी डिजीज का सिम्टम है ये? ऑब्वियस सी बात है, यहां गॉइटर के बारे में बात बच्चों की जा रही है, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी would be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेम द फंक्शन एंड द हार्मोन एसोसिएटेड विद इट। कौन सा हार्मोन इसके साथ रिलेट करेगा? आयोडीन से रिलेट करता है। कौन सा हार्मोन है जो इससे रिलेट कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन तो पैनक्रियाज से रिलेट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बच्चों रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट के मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है एक तरह का वो। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू विलेजर बाय द डॉक्टर? डॉक्टर क्या सलाह देंगे इन विलेजर्स को कि जो वो गॉइटर से, घेंगा रोग से जो सफर हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है, कैसे उसको कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। टू टेक प्रोटीन रिच फूड इन देयर डाइट, हैव अ लेस शुगर इनटेक इन देयर डाइट, टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर एवरी डे। सब गलत, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, सो दे शुड सजेस्ट the use iodized salt in their diet. So that should be the option number D, it should be correct answer. Let's talk about the next case study based question kids. Here we have, and we know that that is a diagram of the neuron which is a nerve cell as well. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें इनको क्वेश्चन को देखना है बच्चों। क्वेश्चन जो है यहाँ पे नेम द पार्ट्स लेवल A एंड B, हमें A और B को बताना है बच्चों। ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये जो है ये एक एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिंपली डेंड्राइट हो गए और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों किसे? एक्सॉन को। तो A डेंड्राइट, B एक्सॉन, A डेंड्राइट, B एक्सॉन। ऑप्शन नंबर D वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है बच्चों यहाँ पे बात की गई है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल करती है न्यूरॉन में कहाँ से कहाँ तक? पाथवे पूछा गया है बेसिकली। ये पाथवे वाले क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो पाथवे पूछा है कि ट्रैवल कैसे करता है सिग्नल जो है।
डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन एंड एक्सोनोलैंड एंड द सेल बॉडी। सबसे पहले तो डेंड्राइट का होना जरूरी है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। डेंड्राइट से जो मैसेज है वो यहाँ एक्सॉन की तरफ जाएगा और सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन और देन एक्सोनोलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों इसका बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए। आफ्टर आवर नोज सेंसेस स्मेल, हमारी नोज जो है जब स्मेल को सेंस करती है, विच ऑप्शन शो द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी। ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी, देखिए हमने अक्सर देखा है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाना बन रहा होता है तो एक अजीब सा सेंसेशन आती है बच्चों हमारे पास, या फिर हम फील करते हैं उसको कि वाह क्या खाना बन रहा है। तो वो पाथवे, वो जो मैसेज है ना, वो कैसे पहुंचता है, हम फील करने लगते हैं वो घर में आज पाव भाजी बन रही है, मज़ा आ गया। अब पाव भाजी हमें बैठ गई है, बिल्कुल अभी खाई नहीं है हमने, लेकिन वो फील करके सेंस स्मेल, उसको जो फ्रेग्रेंस उसकी आ रही है उसे फील करके हम सेंसरी रिसेप्टर की हेल्प से कर चुके हैं। सो बेसिकली सेंस जो करवा रहे हैं हमें यहाँ पे नोज में जो सेंस करा रहे हैं, दे आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर टंग पे, फोटो रिसेप्टर आईज में, थिग्मो रिसेप्टर स्किन पे, फोनो रिसेप्टर कान में, अलग अलग टाइप से होकर। यहाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं बेटा, जो सबसे पहले हम लोग जिनके बारे में बात करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो हम इन दोनों ऑप्शन को तो पहले ही काट देते क्योंकि यहाँ पे गस्ट्रेटरी के बारे में बात की गई है। गस्ट्रेटरी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। गस्ट्रेटरी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करेंगे? डेंड्राइट की टिप पे पहुंचेंगे, नर्व सेल की, यहां तक बिल्कुल ठीक है। देन वहां से एक्सॉन में पहुंचेंगे, बिल्कुल ठीक है। नर्व एंडिंग पे पहुंच गए एंड देन उसके बाद रिलीज ऑफ सिग्नल डेंड्राइट टिप ऑफ द अदर नर्व सेल। ऊपर वाले को देख लिया, नीचे पे देख लेते हैं। डेंड्राइट टिप ऑफ नर्व सेल ये ठीक है, एक्सॉन ठीक है, लेकिन एक्सॉन के बाद यहाँ पे इन्होंने सेल बॉडी बोल दिया बेटा, या तो ये इससे पहले आना चाहिए था तब सही होता, तो इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही बैठेगा इसमें, क्योंकि सेल बॉडी उन्होंने बाद में लिखा है जो कि पहले आना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। स्टडी द इमेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने इमेज को देखना है और आंसर देना है। या न्यूक्लियस है, एक्सॉन बॉडी है, डेंड्राइट्स है दूसरी न्यूरॉन का, सिनेप्टिक नोब है, एक्सॉन टर्मिनल एक्सेट्रा। नेम द पार्ट लेबल्ड ए एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ए पार्ट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिनेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सिनेप्स तो हमारा सीधा सीधा एक ही पार्ट में है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सिनेप्स एक एंड होता है दो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है सिनेप्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस केमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट होती है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, देन वापस से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। सो द नर्व इंपल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये एक न्यूरॉन हो गई, ये बी न्यूरॉन हो गई, यहाँ एक से दूसरी में पास हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बच्चों यहाँ पे जाएंगे। अगला सवाल। इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। सेम न्यूरॉन पे तो नहीं होते, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाते हैं। सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, ऐसा भी नहीं होता। डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड द एक्सॉन एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन, या एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है इसके अंदर, जब हम ध्यान से देखते हैं इसको तो बेटा एक न्यूरॉन जो होती है, एक न्यूरॉन का एंड होता है और दूसरी न्यूरॉन की शुरुआत होती है। शुरुआत का मतलब एक का डेंड्राइट है और दूसरे का सिनेप्टिक नोब है, तो इसका मतलब मैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए जरा, यहाँ पे एक चार्ट है हमारे पास। अनदर वी हैव अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स सी द पैराग्राफ, लेट्स लर्न द पैराग्राफ। ओके, अमित एंड रवि both were playing football. Suddenly Ravi gets tired and sits on a high bench, and therefore his legs does not touch the ground. Amit gently hits below his kneecap, with results Ravi's leg immediately kicked outwards. होता क्या है यहाँ पे? अमित और रवि दोनों जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सडनली रवि जो है वो थक जाता है और वो सिट्स ऑन अ हाई बेंच, एक हाई बेंच पे बैठ जाता है, एंड
देयरफॉर हिज लेग्स डज नॉट टच द ग्राउंड, ऐसे में उसका जो पैर है वो ग्राउंड को टच नहीं कर पाता है। अमित जेंटली हिट्स बॉल हिज नी कैप विद रिजल्ट रवि लेग इमीडिएटली किक आउटवर्ड, तो वो सडनली जो अपनी बॉल को फेंकता है और देखता है कि रवि लेग जो है इमीडिएटली किक कर रहा है आउटवर्ड। अमित फाउंड इट फनी बट रवि टोल्ड अमित अबाउट द सम साइंटिफिक रीजंस फॉर इट, वो उसको मजाक में लेता है लेकिन वो एक साइंटिफिक रीजन बताता है उसका। ही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टू रवि बट नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर। अब समझते हैं इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों इसको। यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच रवि इज टॉकिंग अबाउट, बच्चों यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप सामने बैठे और मैंने आपकी तरफ कुछ फेंका तो आप शायद रेस्पॉन्ड करें। रिफ्लेक्स एक्शन एक रैपिड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, या हमारी बॉडी स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड करती है। तो कई बार हम बहुत तेजी में करते हैं, सपोज आप खड़े हैं, पीछे से आके किसी ने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो आप एकदम से जो है वो रिएक्ट उसका बच्चों रेस्पॉन्ड करेंगे। दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, रैपिड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज जो वहाँ पे देखे गए। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट इन्वॉल्व इन द नी जर्क रिफ्लेक्सेस, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व नहीं है? देखिए मसल स्पिंडल, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या ब्रेन। बच्चों जनरली मैंने पहले भी बोला है बच्चों को कि जब हम आपके सिलेबस की बात करते हैं वैसे तो ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शंस में, लेकिन आप लोग यहाँ पे उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है। यहाँ मसल स्पिंडल जो है, मसल पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इंटर न्यूरॉन, आपस में न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है। मोटर न्यूरॉन ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके जो फैक्टर है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। 3 टाइप से न्यूरॉन पढ़ते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो मसल्स के साथ इफेक्टेड होते हैं और आप उसका रेस्पॉन्ड किस करके मसल्स को अपना मूव करा पाते हैं। यहाँ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर इसका बन जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ, तो अगला सवाल एक मैचिंग की फॉर्म में, और मुझे मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सामने आंसर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए तभी आप कर पाते हैं। मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज लिस्टेड इन अ कॉलम 1 विद द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉलम 2। अब देखिए जरा यहाँ पे इफेक्टर है, कैरीज इफेक्टर क्या होगा यहाँ पे? न्यूरॉन्स दैट सेंड द इंपल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए बच्चों हमने कई वर्ड्स ऐसे पढ़े हैं यहाँ पे, इफेक्टर, रिले, मोटर, राइट, जो यहाँ हमें उनके बारे में समझना है, जैसे मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, ये सभी। इफेक्टर को अगर हम देखें तो इफेक्टर वो न्यूरॉन होती है जो सेंड करती है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सीएनएस, अवे फ्रॉम द सीएनएस दूर लेके जाती है, राइट बच्चों। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो इंटर न्यूरॉन होती है, जो न्यूरॉन होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन्हें हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। तो सेकंड का तो 5 होगा। रिसेप्टर की बात करें, नंबर 4 पे अगर मैं जाऊं तो रिसेप्टर क्या करते हैं? स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। तो रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलाई, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती हैं बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन सिंपली वो सेंस करने में, या न्यूरॉन जो है जो सेंड करती हैं इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और फिर वहां से आइडेंटिफिकेशन होती है कि स्पाइनल कॉर्ड का काम है या ब्रेन का काम है। तो ये सिंपली अपना काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन सेंड्स इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेकंड का 5, और इफेक्टर जो होते हैं बेसिकली, इफेक्टर जो है न्यूरॉन दैट सेंड द, तो फर्स्ट का हो गया यहाँ पे थर्ड। फर्स्ट का थर्ड बच्चों एक ही में है, ठीक है, बाकियों में नहीं है। सेकंड का 5, सेकंड का 5 हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, इसमें है। थर्ड का 1, ठीक है। मोटर न्यूरॉन कैरी करती हैं आउट द रेस्पॉन्सेज, जिससे मोटर से हम मोटर न्यूरॉन से मसल्स को अपना काम करवा पाते हैं। नंबर 4 का होना चाहिए यहाँ पे 2 विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई, बिल्कुल ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम परफेक्ट यहाँ पे बच्चों बन गया है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। ऑब्वियसली बात है, मेल में जो है वो टेस्टिस के बारे में बताया गया और फीमेल में जो है वो ओवरीज के बारे में बताया गया होगा। The 2 glands which occur in pairs are present in the endocrine system in humans. The pair of glands P is found in female, and whereas the pair of glands Q is occur only in males.
तो ओनली इन मेल क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो टेस्टिस क्या है यहाँ पे, क्यू जो रिप्रेजेंट किया गया है वो मेल के लिए किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लैंड पी जो है ओवरीज हो जाएंगे, ग्लैंड क्यू जो है वो टेस्टिस यहाँ पे हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब बन जाएगा। इन एडिशन टू हॉर्मोन्स ग्लैंड पी एंड ग्लैंड क्यू ऑल्सो मेक गैमेट्स, गैमेट्स यानी कि जिन्हें हम सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से बच्चों जानते हैं, सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से जानते हैं। These gametes are एस्ट्रोजन, ग्लैंड्स, क्यू प्रोजेस्टेरॉन, ग्लैंड पी गैमेट्स, स्पर्म। देखिए ग्लैंड कौन सी थी यहाँ पे, ग्लैंड पी जो है बच्चों, अगर आप इसमें देखोगे तो ग्लैंड पी है ओवरी और क्यू है टेस्टिस, ठीक है, क्यू है यहाँ पे टेस्टिस। तो क्यू अगर टेस्टिस है तो क्यू क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म, और पी जो है वो क्या बनाएंगे फिर, ओवा। तो देखो जरा पी गैमेट कहाँ है, पी गैमेट ओवा बना रहे हैं और क्यू गैमेट जो है वो स्पर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगेन मैचिंग, आई लव्ड इट। चलिए, एज वी नो ग्लैंड्स पी मेक एंड सिक्रीट टू हॉर्मोन्स where the glands Q make and secrete only one hormone. These hormones are testosterone and progesterone. Hormone glands Q, insulin, no. Estrogen and progesterone, बिल्कुल सही है, जो कि टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो आपका अलग ही है, पेनक्रियास कर रहे हैं काम, एड्रेनालिन और इनहिबिटरी ये भी अलग हो गए, ये नहीं है कोई भी, है ना जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, the event in the life of males and females, event in the life of males and females associated with secretion of hormones mentioned in question number 42, puberty, adolescence, maturity या none of the above। देखिए हार्मोन्स जो हैं वो इससे रिलेट करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्यूबर्टी आंसर जो है बच्चों बनना चाहिए। मेरे हिसाब से प्यूबर्टी जो है वो आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। प्यूबर्टी क्यों बनना चाहिए, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना उन हार्मोन्स से रिलेट करते हुए। तो प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है, किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में लेट हो जाती है, किसी में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे करेक्ट जवाब जो बच्चों बनेगा वो बनेगा हमारा प्यूबर्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, द ड्रामेटिक चेंजेस इन द बॉडी, dramatic changes in the body features associated with puberty are mainly because of the secretion of what, estrogen from testis, estrogen तो testis से होता ही नहीं, ये तो गलत हो गया। estrogen from adrenal gland, ये भी गलत हो गया, क्योंकि estrogen adrenal gland से रिलीज नहीं होता और ना ही testosterone ovary से होता है। testosterone from testis, ये ठीक है, and estrogen from the ovary, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। testosterone थायराइड से भी नहीं होता, ग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों हमारा बन जाएगा। अगले सवाल पे नजर मारते हैं, स्टडी केस स्टडी बेस 6 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हमारा सवाल है हमारा, स्टडी द टेबल इन विच द लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन विमेन आर गिवन, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक रेंज दी गई है, मैं जानता हूँ कि हम लोग अपने सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते, हम लोग ये रेंज वगैरह नहीं पढ़ते, लेकिन बच्चों ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है, कुछ नहीं है। अब देखो डेटा दिया हुआ है हमें, ईयर 29 से लेके 18 तक कितना मेल में बेसिकली होना चाहिए, और बेसिकली नॉर्मल कितना है और लो कैसा है। ये लो है, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है, और ये यहाँ पे भी इनकी वैल्यूज जो है वो मेंशन्ड है। सिंपली हमारे पास एग्जाम में भी अगर ऐसे आएंगे तो वैल्यूज जो है वो मेंशन्ड होगी। जरा सवाल देखते हैं, वुमेन आर ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग एबनॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वुमेन में ये चांसेस होते हैं, ग्रेटर रिस्क होता है बच्चों कि एबनॉर्मल होना इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, while giving birth and after going through the menopause, menopause यानी कि वो स्टेज होती है जब menstrual cycle स्टॉप हो जाती है, उसे मेनोपोज का नाम दिया था, नाम से पता लग रहा है पोज आ रहा है। आप लोग पढ़ेंगे
इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अराउंड 5% ऑफ विमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव सम काइंड ऑफ थायराइड प्रॉब्लम कंपेयर टू 3% ऑफ मैन। ये एक डेटा दिखाया गया है, एक डिफरेंस दिखाया गया है। डिस्पाइट क्लेम्स दैट हाई TSH इंक्रीजेज योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एज वेल। इसका बढ़ना बच्चों क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन, तो इसलिए यहाँ पे हार्ट डिजीज के चांसेस जो हैं वो बढ़ने के होते हैं। अ 2013 स्टडी फाउंड नो लिंक बिटवीन हाई TSH एंड द हार्ट डिजीज। लेकिन हम देखते हैं कि 2013 की स्टडी हमें बताती है कि इसका कोई लिंक नहीं है, राइट। बट 2017 स्टडी शो दैट ओल्डर विमेन आर स्पेशली एट रिस्क फॉर डेवलपिंग द थायराइड कैंसर। लेकिन एक सर्वे ये बताता है कि विमेन्स थायराइड कैंसर से सफर होते हुए हमें दिखती हैं, उनमें हाई रिस्क देखा जाता है। इफ दे हैव हाई TSH लेवल्स along with thyroid nodules as well. Thyroid nodules is like a thyroid nodes, गांठें बन जाती हैं बच्चों, thyroid nodules बोलते हैं उसे। साथ ही साथ ये abnormality भी हमें देखने को मिलती है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 35-year-old woman has a TSH level is 6.03 microliter. What change should she bring in her diet to control this level? बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो आयोडीन करेगा, लेकिन क्या सिर्फ आयोडीन करेगा? ऐसा नहीं है। आयोडीन के साथ साथ उनको अपने डाइट में वुमेन शुड इंक्लूड इन हर डाइट फूड रिच लाइक द विटामिन आयोडीन, विटामिन ए, जिंक एंड सम डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एज वेल। इसीलिए तो बच्चों बोला जाता है कि हमें बैलेंस डाइट की तरफ जाना है, हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है, जिससे कि हम सही तरीके से इन इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बच के रह सके, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हेन डू वुमेन फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एबनॉर्मल TSH लेवल? ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों वो टेबल के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेनोपॉज के बारे में, याद है ना, ये उसी से रिलेट कर रहा है। वुमेन आर एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग एबनॉर्मल TSH लेवल्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब एक नॉर्मल जो मंथ में इनकी साइकिल होती है उस टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, व्हाइल गिविंग बर्थ एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द मेनोपॉज। जब बर्थ देते हैं, जब अपनी संतान को जन्म देते हैं, तब जब मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है उस पीरियड में, और लगभग मेनोपॉज में। तो अगर देखा जाए बच्चों ध्यान से, तो लगभग वुमेन की तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होते हैं इस बीमारी के बनने के, राइट। तो इसलिए आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो TSH लेवल। देखिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे अगर विमेन की बॉडी के अंदर लो TSH लेवल जो है वो देखा जा रहा है। अब इस पे जो सीधा सीधा बनता है, या तो वेट गेन होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इवन आफ्टर टेकिंग नॉर्मल डाइट एज वेल। ड्राई या स्केली स्किन हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। ये कमियां हैं, अगर हो जाएगा तो ऐसा देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। नेम द मिनरल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाए रखने के लिए या सही अमाउंट में सिक्रेट होने के लिए और सही टाइम पे प्रिसाइज क्वांटिटी में सिक्रेट होने के लिए जो मिनरल है बच्चों यहाँ पे वो है आयोडीन। इसलिए बोलते हैं ना कि आयोडीन डाइट रखनी चाहिए, बैलेंस रखनी चाहिए। सो आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन विच बैलेंस द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, दैट इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एज वेल। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया हो, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा हो, और मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की हो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में और आपकी बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बनाने में। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।